हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अभी तक की लेक्चर में आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। आज है वो एक नई चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या होता है पॉलिनोमियल, बेसिक स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो हमको पढ़ना है जैसे कि एक नाम आपने सुना होगा कांस्टेंट, ठीक है। इसके बारे में आपने सुना होगा क्या कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे कि सर मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कभी भी चेंज नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज जो है वो सारी कांस्टेंट होती है क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होगी, समय के साथ ये चेंज नहीं होती है। जैसे 2 है तो 2 का वैल्यू अब भी 2 ही रहेगा, कल देखोगे तो भी कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो जो 2 है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 2 रहता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कांस्टेंट बोल सकता हूँ, ठीक है। 2 हो गया। अगर मैं बात करूँ पाई की, तो अगर आपने पाई के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा तो आपको पता होगा पाई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो ये भी कभी चेंज नहीं होता, तो पाई को मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूँ? कांस्टेंट की तरह अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा जो टर्म होता है उसका नाम होता है वेरिएबल। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो कांस्टेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि वो कभी चेंज नहीं होता है, जितना है उतना फिक्स रहेगा। और वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी है कि ये इक्वेशंस के हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हो एक्सप्रेशंस के हिसाब से, या आप बोल सकते हो समय के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा x, ठीक है, y, t, z ऐसे करके कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये सारे किस में आते हैं? वेरिएबल्स में आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा किसी एक इक्वेशन में या किसी एक क्वेश्चन में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो x की वैल्यू 2 आई होगी, और किसी दूसरी प्रॉब्लम जब आपने मतलब सॉल्व करी तो उसमें x की वैल्यू हो सकता है 3 आई, 4 आई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं इनकी वैल्यूज क्वेश्चंस के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो एक तो हो गया कांस्टेंट, एक हो गया वेरिएबल ठीक है। एक नाम होता है टर्म का, टर्म, ठीक है। तो अब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिला के ठीक है, पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेशन हमको किसको बोलते हैं? कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना है, मतलब एक्सप्रेस कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि सर कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दें, कांस्टेंट्स और वेरिएबल को हम मिला देते हैं तो जो चीज़ जनरेट होगी उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला 2x 3y 4z क्यूब, ठीक है, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये लिखा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जिसमें अच्छा कुछ भी लिख दो, इधर y लिख दो, चलिए ठीक है, इधर एक और मतलब x लिख दो। तो हमने क्या किया इन पूरी चीज़ों में? देखिए आपने क्या क्या किया है, x लाए हो, y लाए हो, तो x और y और z ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। 2, 3, 4 ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स। और बीच में क्या प्लस माइनस आपने लगा दिया है तो कहने का ये मतलब हुआ कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल को मिक्स करके, मिला के जो भी एक चीज़ जनरेट हो गई उसको हमेशा बोलते हैं एक्सप्रेशन तो ये एक मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया है। अब एक्सप्रेशन में, कोई भी एक्सप्रेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाए कितने वेरिएबल हैं, इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन। तो आपको गिन के पता होना चाहिए या बताना आना चाहिए, क्योंकि हम बता चुके हैं कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो जब आपने काउंट करना स्टार्ट किया तो आपने बोला x एक वेरिएबल, y एक और वेरिएबल है और z एक और वेरिएबल है तो x, y और z के अलावा इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, 3 हैं। कौन कौन से? अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे सर x, y और z ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। किसी ने मुझसे पूछा टर्म्स कितनी है, अब इस पे हम आते हैं। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है सॉरी। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा गया कितने हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सर प्लस और माइनस साइन से, या तो प्लस साइन से या फिर माइनस साइन से कितने अलग अलग टुकड़े हो गए हैं क्वेश्चन के। ओनली किसको देखना है, ठीक है, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो इतना आपको देखना है कि प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड कौन कौन है। मल्टीप्लाई का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ओनली आपको देखना है कि प्लस का साइन और माइनस का साइन कितनी जगह पे आप बोल सकते हो सेपरेट किए हुए। तो आप बोलोगे सर ये एक अलग से कॉम्बिनेशन है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक टर्म बोलूँगा। ये एक दूसरा टर्म है क्योंकि ये दोनों प्लस के साइन से सेपरेटेड है, ये दोनों भी प्लस के साइन से सेपरेटेड है, इसीलिए इनको भी अलग टर्म बोलेंगे, इनको भी अलग टर्म बोलेंगे, इनको भी अलग टर्म बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर एक ये, तो 1 2 3 4 और 5, टोटल इसमें कितने हैं, 5 टर्म्स। तो कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप क्या बोलोगे 5। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं। तो पहली चीज़ हमसे पूछी गई नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो हमने बोला 3। दूसरा पूछा गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो ये हमने बोला कि 5 है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, 5x² प्लस 7x इंटू वाई डिवाइडेड बाई z प्लस 3x इंटू 4z। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो उसमें तो आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोलोगे सर मुझे इतने ढूंढने हैं कि कितने अलग अलग वेरिएबल हैं, तो आप बोलोगे एक x दिख रहा है मुझे, एक y दिख रहा है, एक z दिख रहा है, xz मतलब x y z के अलावा कोई नहीं है, तो 3 है। कौन कौन से, x y और z, ये 3 वेरिएबल इसमें हैं। फिर मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं ये बताइए। तो आपने क्या बोला, अभी देखता हूं सर कितनी है। तो ये प्लस का साइन है, फिर ये प्लस का साइन है, माइनस का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस चलेगा। चलिए सेफ साइड में यहाँ पे माइनस करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आप बोलोगे कि सर ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं वो तो अलग टर्म होते हैं, परंतु मल्टीप्लाई के साइन से जो सेपरेट होते हैं वो अलग टर्म नहीं होता है। कहने का मतलब है कि इस इतने पूरे को मिला के मैं एक ही टर्म बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो है वो एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं पर भी प्लस और माइनस नहीं है। अगर आप और इसको डिटेल में समझें तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए 2x इंटू 3y, ठीक है, इंटू 1/z इंटू 5x² इंटू 7y², ऐसे करके मैंने लिखा। और अगर मैंने आपसे पूछा कि ये कितने टर्म्स हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आप बताइए, तो आपको आंसर देना है एक, कि सर ये एक ही टर्म है, ये अलग अलग टर्म्स नहीं है। अगर कोई इसमें 1 2 3 4 5 आंसर देता है तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप 5 आंसर दोगे तो वो रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए इसमें कहीं पर भी प्लस और माइनस नहीं लिखा हुआ है, प्लस और माइनस से ये सेपरेटेड नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक ही टर्म है। तो इसमें अगर मैंने पूछा आपसे तो आप बोलोगे सर प्लस के साइन से ये सेपरेटेड है पूरा का पूरा, इसमें भी एक मल्टीप्लाई का साइन है जिसको हम काउंट नहीं करते, तो इस पूरे को मैं एक अज्यूम करूंगा, और ये पूरा भी एक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होंगी, 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात कि नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि उसमें कितने टर्म्स हैं और कितने वेरिएबल्स हैं। तो अब इन एक्सप्रेशंस को लिखने का एक फिक्स तरीका होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखना चाहता हूं, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना, मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले तो P F T G कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है,
P ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो P ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ E ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेशन आप बोल रहे हो तो E ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो, P ऑफ, F ऑफ, Z ऑफ, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर लिखना होता है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने इसमें वेरिएबल्स हैं ये लिखना है। तो हमने देखा था इसमें 3 वेरिएबल है ना, तो x, y, z इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन ऑफ x, y, z, मतलब 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं जो कि कितना है 2x अपॉन y प्लस 3y प्लस 4z³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो का जो एज इट इज इसको उठाइए और यहां पे रख दीजिए। एक्स्ट्रा में हमने क्या ऐड किया है, ये चीज। समझ में आई आपको बात? ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप बोलोगे इसको रिप्रेजेंट करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका, शानदार तरीका है। पहले ढूंढो इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो आप बोलोगे इसमें 3 वेरिएबल x, y, z, तो आप क्या करोगे, e लिखा x, y, z, हो गया x, y, z, ठीक है। अब एज इट इज लिख दो। तो पहला क्या है 5x स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या है, अच्छा मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं होता है तो उसको आप हटा भी सकते हो। अलजेब्रा में जो भी अलजेब्रा भी पढ़ रहे हैं अपन, अलजेब्रा किसको बोलते हैं, जिसमें x, y, z इनके बारे में पढ़ा जाता है, उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे 7xy अपॉन z, ठीक है। और माइनस में क्योंकि मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं होता है तो 4 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और x और z तो है ही, इसीलिए x × z हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से हम, बस कुछ नहीं है, जो एज इट इज लिखना ही है, बट ये साथ में e ऑफ x, y, z ऐसे मैंने और डिनोट कर दिया है। तो फटाफट क्या करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे ना तो हमको और अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए, जैसे किसी ने हमसे पूछा 5x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8x स्क्वायर, इसको लिख के बताइए। कोई ऐसे बोलेगा कि इस चीज़ को लिख के बताइए, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले कुछ भी एक्सप्रेशन नंबर या p नंबर, अच्छा अब की बार मैं p लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी होती है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं बताएगा। आप e ऑफ लिखो, p ऑफ लिखो, g ऑफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो p ऑफ, ठीक है, ढूंढिए कितने वेरिएबल हैं, तो आप बोलोगे सर एक x दिख गया, एक x, एक y, एक x, मतलब टोटल कितने हैं, x और y 2 ही हैं और कोई नहीं है इसमें। तो एक तो आप लिखोगे x, एक लिखोगे y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, एज इट इज 5x स्क्वायर 7xy 8x स्क्वायर, ठीक है। दूसरा 7t स्क्वायर प्लस t × z प्लस z स्क्वायर अपॉन t, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहली चीज ढूंढिए कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक t है, एक z है, बस और कोई नहीं है, t और z के अलावा कोई नहीं है, तो आप बोलोगे सर p ऑफ t, z इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 7t स्क्वायर प्लस, इनटू का कोई मतलब नहीं है तो tz लिखा प्लस z स्क्वायर y, बस हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर प्लस और माइनस देखिए 1 2 3 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसमें कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का मैंने तरीका बताया। इसके बाद एक नाम होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इनका नाम होता है कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मतलब ऐसे आपको पूछा जाएगा देख के, जैसे कि किसी ने बोला कि सर px, y बराबर है 5x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको मैं y कर देता हूं, नया क्वेश्चन बना दिया। तो pxy ऐसे करके लिखा हुआ था।
तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया बताइए। पहले तो ये पूछा गया कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो जब भी ऐसे लिखी होती है ना क्वेश्चन, जब इस तरीके से लिखा होता है एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल ढूंढना बड़ा ही आसान होता है। कैसे, यहीं पे देख लो, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला है x और y, तो इसका मतलब वेरिएबल कितने हैं, 2, x और y ही मिलेंगे अंदर। ठीक है, फिर बोला गया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आपको पता चल गया सर 3 है, एक ये एक ये एक ये, 3 नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब इसने क्या किया, नया क्वेश्चन ऐड कर दिया। क्या बोला, बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा, बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान से सुनना है कि जब भी आपको कोफिशिएंट किसी का पूछे, किसी का भी कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा गया, तो उसको छोड़ दो, उस टर्म में उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो भी है वो सारा कोफिशिएंट होगा। ठीक है, जैसे आप बेंच पे बैठे हो, तो कोई आपसे पूछे कि आपकी बेंच कौन सी है, आपकी बेंच कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, आप जिस पे बैठे हो आपको अलग कर दो, उसके अलावा जो चीज बची है उसको क्या बोलोगे, आपकी बेंच वही है, आपकी चेयर वही है। उस तरीके से ही अगर आपसे कोई पूछे कि भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, तो पहले आप क्या करोगे, आप ये देखोगे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, तो आपको पता चला कि भी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है और कहीं तो एक्स स्क्वायर है नहीं। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर है तो आप क्या बोलोगे, इस टर्म में जिसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उस टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के अलावा कौन है यहाँ पे, 5, तो मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 5। समझ में आ गई बात। ठीक, मैंने आपसे पूछा बताइए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये देखिए वाई स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको पता चला वाई स्क्वायर तो इस टर्म में लिखा हुआ है। तो वाई स्क्वायर अगर इस टर्म में लिखा हुआ है, तो इस पूरे टर्म में वाई स्क्वायर के अलावा कौन प्रेजेंट है, तो वाई स्क्वायर के अलावा 8 प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, 8 होगा। अच्छा, साथ में प्लस भी है, तो मुझे क्या बोलना है, +8, बट आप जानते हैं कि प्लस लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, माइनस होता तो लिखना पड़ता। अगले क्वेश्चन में हम आएंगे। किसी ने पूछा बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये बताइए एक्स वाई कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है। अब इस एक्स वाई वाली टर्म में, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये टर्म किसकी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये किसकी है, एक्स वाई वाली टर्म, ये कौन सी है, वाई स्क्वायर वाली टर्म। तो एक्स वाई के टर्म में एक्स वाई के अलावा कौन है, तो आप बोलोगे 7 है, इसीलिए एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना होगा, 7। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो एक्स वाई का गुणांक कितना होगा, 7। ठीक है, समझ में आया है। एक और करते हैं। हमको बोला गया पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर बाई जेड प्लस माइनस 3x वाई, ठीक है, माइनस 5/3, ठीक है, जेड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर से पूछते हैं, बताइए नंबर ऑफ वेरिएबल। तो सोचना ही नहीं, अब तो 3 बता देना है, इधर तो देखना ही नहीं है, इधर देख लिया कितना है 3, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3। जब ऐसे लिखा होता है तो ये तो फायदा होता है, उस साइड हमको देखना ही नहीं होता है, ओनली क्वेश्चन में देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है तो प्लस माइनस ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, तो एक ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 3। प्लस और माइनस से जो अलग अलग हो जाते हैं वो टर्म्स होती हैं, मल्टीप्लाई का डिवाइड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए पूछा मैंने, बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना होगा।
किसी ने मुझसे पूछा बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना होगा। आप बोलोगे चलते हैं सर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं एक्स वाई कहाँ लिखा हुआ है। देखा तो पता चला एक्स वाई तो इस टर्म में लिखा हुआ है, तो उस टर्म में जहां पर भी एक्स वाई लिखा हुआ है उस टर्म में हम देखेंगे एक्स वाई के अलावा कौन है। एक्स वाई का कोफिशिएंट ढूंढना है तो एक्स वाई के अलावा यहां पे कौन लिखा हुआ है -3, तो आपका आंसर आएगा -3। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना होगा -3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर बताइए। किसी ने मुझसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर बताइए। तो आप बोलोगे देखते हैं सर कहाँ जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब पता चला यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब जेड स्क्वायर को छोड़ के जो भी चीज़ है तो वो -5/3 है, वो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर है। किसी ने हमसे पूछा बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई जेड कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई जेड कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जेड जो कि +7 होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज पूछता हूं आपसे। मैंने पूछा बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड कितना होगा। मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे। सर ऊपर हमने देखा क्वेश्चन में तो हमको पता चला कि कहीं पर भी एक्स जेड तो लिखा ही नहीं है, कहीं पर भी एक्स जेड तो लिखा ही नहीं है, और अगर एक्स जेड नहीं लिखा है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी ने मुझसे पूछा कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है। किसी ने मुझसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो मैंने देखा कि सर एक्स स्क्वायर तो इसमें कहीं लिखा भी नहीं है, इसमें कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, परंतु आप ये देखोगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि एक्स स्क्वायर कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, ये रहा। परंतु एक खास बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाता है वो किसी एक वेरिएबल का पूछा जाता है, तो आप उस कोफिशिएंट में दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। एक कोफिशिएंट में कभी वेरिएबल नहीं आएगा दूसरा वाला। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते कि भाई ये टर्म में एक्स स्क्वायर है और इस टर्म में एक्स स्क्वायर है, मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और आपने बोला कि सर एक्स स्क्वायर को मैं छोड़ देता हूं और जो बचता है वो कोफिशिएंट में लिख देता हूं 7/z, तो क्या यह आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो इस बात को तय करने का या इस बात का पता करने का एक ही तरीका है, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये चीज़ ट्रू है कि फॉल्स है। उसका मतलब तरीका क्या होता है, देखिए मेथड क्या होता है कि जब भी आप किसी का भी कोफिशिएंट ढूंढ रहे हो उसके आंसर में कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। कोफिशिएंट में कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखो 7 तो चलेगा, लेकिन ये z जो है वो तो आ गया वेरिएबल। अगर z वेरिएबल आ गया इसका मतलब ये आंसर गलत है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7/z नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक साथ उठेगा, कभी भी एक्स स्क्वायर इसमें अलग नहीं उठ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं है ही नहीं, इसीलिए आंसर कितना आएगा 0। तो जिसका भी टर्म नहीं होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा कितना आता है 0। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ yz बताइए, तो आप बोलोगे 0, कहीं पर भी है ही नहीं। मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x³ बताइए, तो आप क्या बोलोगे सर x³ है ही नहीं है, तो आंसर कितना आएगा 0। तो जिसका कोफिशिएंट नहीं है उसको 0 बोल दो। तो शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, देखना है कि आप इसमें करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से pxyz आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 3x² 4xyz -5y² प्लस 7xy माइनस xy, सॉरी प्लस 7xz माइनस xy। ठीक है, और आपको बताना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, तो आपको x² का कोफिशिएंट बताना है,
एक्स जेड का कोफिशिएंट बताना है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बताना है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब और जेड क्यूब इनका कोफिशिएंट्स आपको बताना है, साथ ही में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताना है और नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको इसमें बताना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आप आज के लेक्चर से कितना सीखे। ठीक है, आगे की बातें अगले लेक्चर में अपन करेंगे। थैंक यू।